हाँ दोस्तों, बीपीएससी के 70वीं एग्ज़ाम के लिए आज हम आपके बीच में उपस्थित अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। तो ये अप्रैल का करंट अफेयर आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। हम लोग सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें बिहार का करंट अफेयर शामिल होगा, राष्ट्रीय स्तर का होगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो इन तीनों स्तर के करंट अफेयर को सही ढंग से तेज़ रिवीजन करेंगे, डिटेल्स में, संक्षिप्त में, डिटेल्स में और काफ़ी तेज़ गति से इसका रिवीजन करेंगे। तो इस अप्रैल महीने की करंट अफेयर को कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी करंट जो है वो हमारे चैनल पे आ चुकी है और धीरे धीरे आ रही है जो बची है, तो उसको आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर किन्हीं लोगों को इसका PDF चाहिए हो तो वे लोग BPSC मेकर करके एक चैनल है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर उसको इंस्टॉल करके PDF खरीद सकते हैं। आपको वहाँ पे 1-2 साल का करंट अफेयर, बाकी BPSC के टेस्ट वगैरह, बाकी अन्य क्वेश्चन के भी जो सीरीज वो PDF डालते हैं वो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको सिर्फ फास्ट रिवीजन के ज़रिए सहायता मिल सकेगा। तो आप चलिए, जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें, ताकि उनके अंदर एक समझ विकसित हो सके। एक बार देखने से नहीं हो सकेगा, काहे कि इस वीडियो को फास्ट तरीके से बताया जा रहा है, उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। काहे कि एक क्वेश्चन को अगर देना टाइम शुरू करेंगे तो यह जो 1 महीने का वीडियो है वो 6-7 घंटे का हो जाएगा। इसलिए 2-2.5-3 घंटे में कोशिश करेंगे कि पूरे महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो, और उसको 2-3 बार रिवीजन करने से उस पर अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएंगे 2-3 बार पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन छूटने के चांस घट जाते हैं। शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 265 जिलों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किस राज्य में रोके गए हैं? तो यह बिहार में सबसे ज़्यादा बाल विवाह को रोका गया है। तो यह जो है 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मिलाकर 265 जिलों में एक अध्ययन में नागरिक समाज संगठन गठबंधन 2022-23 में कुल 9,551 बाल विवाह रोके गए हैं, जिसमें अधिकांश लड़कियां जो थी वह 60% लड़कियां 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच की थी। हालांकि आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बाल विवाह है वह बिहार में रोके गए हैं। बिहार में बाल विवाह का प्रचलन और राज्य की तुलना में 41% अधिक है। आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 4 राज्य जहां बाल विवाह सर्वाधिक रोके गए हैं, तो बिहार में 31% बाल विवाह को रोका गया है, बंगाल में 11% और यूपी में 11%, झारखंड में 10%। तो इन 4 जगहों पर बाल विवाह सबसे अधिक रोके गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे ज़्यादा FIR जो दर्ज हुई है वो बंगाल में हुई है 32%, असम में 27% और उड़ीसा में 8%। राष्ट्रीय जनगणना में 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51-50 थी। राष्ट्रीय औसत जो है वह 74.04 है, 74.04 है, और बिहार का 61.08 है। पुरुष जो है वह राष्ट्रीय स्तर पे 82.14 है, और पुरुष जो है बिहार स्तर पे 71.20 है, और महिला जो है वह बिहार में 51-50% साक्षर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत जो है वह 65.46% का है। तो 2011 की जनगणना की अगर बात करें तो यह हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, इस जनगणना का आदर्श वाक्य। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से पटना में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने एक स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते? तो यह कात्यायनी सिंह जो थी, इसने 1 स्वर्ण सहित 2 रजत पदक जीते। तो भारतीय खेल प्राधिकरण एवं भारतीय तैराकी महासंघ के सौजन्य से बिहार सचिवालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर वीमेंस स्विमिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 10वीं की छात्र थी कात्यायनी सिंह, इसने 1 स्वर्ण 2 रजत जीता और बिहार का नाम गौरव किया। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रनाथ शंकरन है। और 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना गांधी मैदान में 14 विभागों की झांकी दिखाई गई। इन 14 विभागों की झांकी में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी जो थी उसमें उसका जो थीम था मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित था, जिसे दूसरा पुरस्कार मिला। पहला पुरस्कार किसको मिला था? नगर विकास और आवास विभाग के कबाड़ से कमाल थीम को। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहला और दूसरा। तो पहला मिला था नगर विकास और आवास विभाग, जिसका थीम था कबाड़ से कमाल, और दूसरा मिला था मेडल लाओ नौकरी पाओ
थीम पर आधारित बिहार राज्य खेल प्राधिकरण झांकी को। हमारा अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर मीना चरांदा को वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड 2024 से जो है वह सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान 30 मार्च 2024 को सोक्रेट्स सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी की ओर से इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है। नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के द्वारिका में यशोभूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर में से एक था। इसमें 15 सम्मेलन कक्ष और 13 बैठक कक्ष थे, जहां एक साथ 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों की बैठक की व्यवस्था की गई और 54 एकड़ की लागत से यह बना है, जो 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में बना है। वहीं अशोका कन्वेंशन सेंटर, ज्ञान भवन और बापू सभागार बिहार का सबसे बड़ा सभागार है। कौन? अशोका कन्वेंशन सेंटर, जिसमें ज्ञान भवन और बापू सभागार दोनों हैं, यह बिहार का सबसे बड़ा सभागार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पाली जिले में हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन हुआ है? तो राजस्थान में। कहाँ? पाली जिले, राजस्थान में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राजस्थान के पाली जिले में। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में हुआ। कहाँ? जाडन में। 250 एकड़ में फैली इस विशाल मंदिर की संरचना की नींव 1995 में रखी गई थी। इसका निर्माण भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की नागर शैली के तहत किया गया है। अब भारत में यह मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ भी विद्यमान है, नागर, द्रविड़ और वेसर। द्रविड़ दक्षिण की शैली है, नागर उत्तर की शैली है और वेसर जो है वह दोनों का मिश्रण है। नागर शैली उत्तरी भाग और द्रविड़ दक्षिणी भाग का उदाहरण है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में दोनों शैलियों के मिश्रण देखने को मिलता है, जिसे हम लोग वेसर कहते हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में उद्घाटन किया गया राम मंदिर भी नागर शैली की ही मंदिर है। नागर शैली की विशेषता क्या है? तो इसका विकास 7वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा रहा। यह पल्लव काल में शुरू हुई और चोल काल में यह सबसे अधिक विकसित हुई। इस मंदिर के निर्माण में मंदिर निर्माण के एक चबूतरे पर किया जाता है मंदिर का निर्माण, और इसके साथ ही मंदिर का मुख्य जो गर्भगृह है उसके ऊपर हमें शिखर के ऊपर आमलक और आमलक के ऊपर जो है कलश देखने को मिलता है तथा इस कलश के एक साथ ध्वज भी लगाया जाता है। नागर शैली के कुछ मंदिर जो कि अभी विख्यात है, तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर जो कि नागर शैली के मंदिर का उदाहरण है। उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है वह नागर शैली में बना मंदिर है। वहीं उड़ीसा के पुरी का जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा जहाँ से निकलती है, तो ये भी नागर शैली के मंदिर का उदाहरण है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली का उदाहरण है, कोणार्क उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर, तो यह मध्य प्रदेश में चंदेल शासक द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर नागर का है। और दिलवारा का जो जैन मंदिर है यह भी नागर शैली में विकसित है, जो माउंट आबू पर्वत के निकट राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू पर्वत पर राजस्थान में निकट है दिलवारा का जैन मंदिर। वहीं गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी नागर शैली में निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं? तो FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन कौन बने? ऑप्शन डी है, यानी A मतलब PR श्रीजेश और C कमला कैरम, दोनों आदमी बने हैं FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश और चिली की कैमिला कैरम को FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को फ्रांस में हुई थी, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के किस शख्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो पवन दावुलूरी को। किसको? पवन दावुलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। IIT मद्रास के पूर्व छात्र थे पवन दावुलूरी, और जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। पिछले 23 साल से माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पैनोस पनाय
पैनोस पानाए का स्थान लिया है। पिछले साल जेफ बेजोस की कंपनी अमेजन में चले गए थे। बड़ी कंपनी के कुछ सीईओ जो भारतीय मूल के, तो गूगल के सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा है, आईबीएम एडोब के सीईओ शांतनु नारायण है, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन है। दुबई में प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित की है और उन्हें सम्मानित किया है? तो यह अल्लू अर्जुन की प्रतिमा को स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया है अल्लू अर्जुन। तो यह दक्षिण भारतीय सिनेमा यानी तेलुगु सिनेमा के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। हाल ही में दुबई में प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी एक मोम की प्रतिमा स्थापित की गई। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में ब्लू वाटर्स द्वीप पर मैडम तुसाद संग्रहालय का उद्घाटन 2021 में किया गया। यह दुनिया का 23वां मैडम तुसाद संग्रहालय है। वर्तमान में 60 से अधिक मोम की प्रतिमाएं हैं। इसमें मैडम तुसाद संग्रहालय का मुख्य शाखा लंदन में है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज के लिए इन्हें मिला था। जबकि आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ और कीर्ति सेनन की फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। तो यह है आलिया भट्ट का। और हाल ही में 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन किया गया। तो चिल्ड्रन के लिए लिटरेचर फेस्टिवल जो है बुकरू, इस बुकरू को आयोजित किया गया कहाँ? जयपुर में। इस बुकरू का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। तो हाल ही में जवाहर कला केंद्र जयपुर में 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकरू का आयोजन किया गया। तो बुकरू राजस्थान का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। 12 मार्च 2024 को भारत के तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना, नौसेना की संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर के स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। कहाँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की तीनों संयुक्त सेनाओं का अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर में पोखरण फील्ड है, वहीं पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इन तीनों सेनाओं की संयुक्त अभ्यास हुई। इसका नाम क्या दिया गया? भारत शक्ति। इसका नाम क्या दिया गया? भारत शक्ति। क्या नाम दिया गया? भारत शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने की संभावना अधिक है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? तो अलकंबर। किसको? अब भारतीय नौसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संकल्प क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? तो यह ईरानी जहाज और उस पर जो 23 पाकिस्तानी नागरिक के चालक दल थे, उसको समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, तो उसको भारतीय नौसेना ने बचाया है। तो ऑपरेशन संकल्प के तहत बचाया है, ऑपरेशन संकल्प के तहत। और जो जिस जहाज को बचाया है उस जहाज का नाम क्या था? अलकंबर। उस जहाज का नाम क्या था? अलकंबर जहाज। ईरानी जहाज था, उस पर पाकिस्तानी पायलट भी थे। 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में, कहाँ? हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प, इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अलकंबर और उसके 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को बचाया। समुद्री डाकुओं द्वारा इसका अपहरण हो गया था। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी के भीतर 2 तेल टैंकरों में विस्फोट के बाद 19 जून 2019 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर किन्नर कौन बनी है? तो ये राजी बरोलिया बनी है, ये आप लोग को पता होगा। हाल ही में ट्रांस वुमन रोजी बरोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर किन्नर बनी है। रोजी बोरोलिया राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहती है और वह पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट है। इससे पहले जुलाई 23 में राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वह बनाया गया था। 14 जुलाई 2023 को पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ। कहाँ? पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में। बापू सभागार में कहाँ हुआ? प्रेमचंद रंगशाला में। कहाँ हुआ? ऑप्शन देगा बापू सभागार, अनेक ऑप्शन दे सकता है। प्रेमचंद रंगशाला में क्या किन्नर महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ। कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार 2016 से किन्नर महोत्सव का आयोजन कर रहा है। हाल ही में 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। तो 31 मार्च को क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रांसजेंडर को लेकर बड़ी मार्केट में। तो 31 मार्च को ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। 31 मार्च को यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट
के अनुसार विश्व की वार्षिक प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है, तो वह है 79 किलोग्राम। यहाँ पे यूएनईपी फुल फॉर्म याद रहे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो क्या जारी करती है, तो खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, यानी खाद्य का जो अपशिष्ट बढ़ जाता है जो उससे रिलेटेड एक सूचकांक जारी करती है कि खाना बर्बाद कितना कर रहा है कौन, तो वह खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट है। जो कौन जारी करता है, तो यूएनईपी, ऑप्शन में बहुत दे देगा यूएनडीपी अदरवाइज, तो यूएनईपी अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट में हर व्यक्ति वार्षिक भोजन बर्बादी कितना करता है, 79 किलोग्राम। तो हाल ही में 27 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने फूड इंडेक्स रिपोर्ट 2024, जिसमें थिंक इट सेव ट्रैकिंग प्रोग्रेस टू हाव ग्लोबल फूड वेस्ट जारी की। यह इसका तीसरा संस्करण था और पहली बार 2011 में पेश किया गया था। तीसरी खाद्य अपशिष्ट रिपोर्ट सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सालाना 1.05 बिलियन टन भोजन यानी कि 19% भोजन बर्बाद होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार 22 में विश्व की वार्षिक प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी 79 किलोग्राम प्रति व्यक्ति थी। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है वह यूएनईपी की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। किस भारतीय ब्रिटिश पत्रकार द्वारा लिखित पुस्तक, भारतीय ब्रिटिश पत्रकार द्वारा लिखित पुस्तक क्या नाम है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, क्या नाम है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई को वुमेन प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो यह मधुमिता मुखिया को शॉर्टलिस्ट किया गया है। बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यह न्यूयॉर्क में। कहाँ, न्यूयॉर्क में। क्या 112 में बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2024 को बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को विश्व बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में बिहार फाउंडेशन, यूएस ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिकी द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान का सम्मान किया गया। सम्मानित होने वाले बिहारी 4 भारतीय मूल के अमेरिकी थे, जिसमें डॉक्टर क्रिस सिंह थे, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन और अभिनव अतुल। कौन कौन है, डॉक्टर क्रिस सिंह है 1, 2 है अमित चौधरी, 3 पे है दिनेश रंजन और 4 पे है अभिनव अतुल। नाम पूछ सकता है। बिहार कहाँ खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन किया, और जहाँ बिहार की कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक हासिल की थी। तो यह बिहार के पटना की है। कात्यायनी सिंह कहाँ की है, बिहार के पटना की है। तो बिहार की मेजबानी में सचिवालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग, नहीं ये दूसरा है, वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 राउंड प्रतियोगिता में 10वीं की कक्षा कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किए। उन्होंने यह पदक अंडर 15 आयु वर्ग के 200 मीटर फ्री स्टाइल और इसी आयु वर्ग की एकल मेडल स्पर्धाएं प्राप्त किया। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री, बिहार का राजकीय खेल कबड्डी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के निदेशक रविंद्रन संग्रह, ILO इंटरनेशनल लिबरल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान IHD हालिया जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 24 के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत युवा जो है वह बेरोजगार है, तो 83% भारत के युवा जो है वह बेरोजगार है। ये 2 संस्था ने जारी किया था, ILO और IHD, ये ध्यान रहे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संगठन, इन दोनों ने रिपोर्ट जारी किया जिसके अनुसार भारत के 83% जो युवा है वो रोजगार है। और जारी रिपोर्ट में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 83% युवा जो है वह बेरोजगार है, जिसमें 62% पुरुष और 76% महिला जो है शामिल है। रिपोर्ट में कुल बेरोजगार युवाओं में माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं की हिस्सेदारी अधिक है। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं की संख्या 2000 के मुकाबले दोगुनी हुई है। 3 साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों की संख्या में 35% थी, जो वर्ष 2022 में 65.7% हुई है। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो विजय जैन को। किसको, विजय जैन को। मुंबई स्थित भारतीय मीडिया समूह
कि टाइम्स ग्रुप ने स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। मीडिया समूह टाइम्स ग्रुप के कई अंग हैं, जिन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया एक है। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा का भारतीय दैनिक समाचार पत्र है, जिसकी स्थापना 1838 में मुंबई बॉम्बे में हुई थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया 28 लाख प्रतियों के साथ दुनिया में किसी भी अंग्रेजी अखबार का सबसे बड़ा प्रकाशक है, जबकि टाइम पत्रिका न्यूयॉर्क स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है। यह पहली बार 3 मार्च 1923 को प्रकाशित हुई थी। हाल ही में भारत में कहाँ G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ, तो यह ब्राजील के ब्रासिलिया में। कहाँ? ब्राज़ील के ब्रासिलिया में इसका आयोजन हुआ। ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रासिलिया में 2 दिवसीय रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। आयोजन जो है 27-28 मार्च 2024 को हुआ। इस समूह का उद्देश्य रोजगार के अवसर को बढ़ाने का प्रयास करना और कामगारों की दिक्कत को समझना और उन्हें समाधान करना था। सामाजिक सुधार सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास था। पिछले साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी। 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने करी थी। भारत की अध्यक्षता में एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप EWG की पहली बैठक 2023 में राजस्थान के जोधपुर में हुई थी। दूसरी बैठक अप्रैल 23 में आसाम के गुवाहाटी में। भारत को G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया से मिली थी और 9-10 दिसंबर 2023 को 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम दिल्ली में किया गया था, जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो गुजरात ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म जारी किया। तो यही वर्तमान में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फरवरी 2024 में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म ई जादुई पिटारा का अनावरण किया, जिसमें पहेलियाँ और कहानियाँ भी शामिल है। हाल ही में न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। बताएं कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो KV चंद्रन, कृष्णन विनोद चंद्रन। मोहम्मद यूसुफ वानी जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश N कोटेश्वर सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, वही DY चंद्रचूड़ जो है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम है। पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश तो कृष्णन विनोद चंद्रन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जानिए रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। हाल ही में खबरों में रहा नीमू पदम दारचा, यह क्या है? तो यह सड़क मार्ग है। नीमू पदम दारचा जो है यह एक प्रकार का सड़क मार्ग है। यह कहाँ बना? तो सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नीमू पदम दारचा सड़क से जुड़ा है, जिससे यह खबरों में है। 298 किलोमीटर लंबा यह सड़क कारगिल और लेह मार्ग पर दारचा और नीमू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। कहाँ ये जोड़ेगी? तो यह जो सड़क है कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और नीमू के मध्य से मनाली और लेह को जोड़ देगी। यह सड़क लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क है, जिसे सीमा सड़क संगठन BRO ने 2020 में बनाया था। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। यह चीन सीमा के पास उमलिंगला दर्रे में स्थित है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों के दूर दराज के क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के माध्यम से भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। हाल ही में किस देश ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरणीय निगरानी के लिए उपग्रह यूनहाई 03, तो यूनहाई 03 नाम से ही स्पष्ट है कोरिया नहीं तो चीन का होगा, तो यह चीन का है यूनहाई 03। चीन ने वायुमंडलीय अंतरिक्ष वातावरण की निगरानी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम है यूनहाई 03। इसे चीन ने उत्तरी शांसी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया था। 9 जनवरी को, इससे पहले 2024 में ही कमल के आधार पर सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब EP को भी इसने लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाना है। चीन के सिचुआन प्रांत में जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2 रॉकेट को लॉन्च किया गया था।
निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शिग्मोत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है गोवा में। कहाँ शिग्मोत्सव, कहाँ? गोवा में मनाया गया है। शिग्मोत्सव जो है शिग्मो भारत के गोवा राज्य में मनाया जाने वाला एक वसंत का त्यौहार है। शिग्मोत्सव कब का है? क्वेश्चन पूछ सकता है। शिग्मोत्सव वसंत का। निम्न में से कौन त्यौहार वसंत में मनाया जाता है? तो शिग्मोत्सव। बिहार का कोई त्यौहार दे दे तो ऑप्शन बदलेगा। वैसे शिग्मोत्सव शिग्मो भारत की गोवा राज्य गोवा में मनाया जाता है, जो बसंत महीने में मनाया जाता है। और इसे शिग्मोत्सव के नाम से भी शिग्मो को जाना जाता है। यह फरवरी और मार्च महीने में मनाया जाता है और बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के रूप में इस शिग्मो को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सी एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो बने हैं नीरज चोपड़ा। किसकी? एवीरेडी कंपनी का नाम आपने सुना होगा। उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। एवीरेडी टॉर्च बैटरी। निम्नलिखित में से वित्तीय वर्ष 2023-24 का समापन हो गया है। मार्च 2024 में वित्तीय वर्ष 23-24 का समापन हुआ है। बताइए इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र से कितने की राशि प्राप्त हुई? तो बिहार को मिला है 1.73 लाख करोड़ रुपए केंद्र से। आंकड़ों के अनुसार बिहार को केंद्र से 1.73 लाख करोड़ की राशि मिली है, जिसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, तमाम प्रकार की राशि को मिलाकर 1.73 लाख करोड़ की राशि मिली है, जिसमें जीएसटी राज्य की हिस्सेदारी में 28,000 करोड़ प्राप्त हुआ और केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लाभ 44,000 करोड़ है। जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति हेतु लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू है। 1954 में जीएसटी फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था और जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी, कहाँ? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। बताएं कि बिहार के किस जिले के झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो झंझारपुर जो है वो मधुबनी में है। कहाँ? मधुबनी में झंझारपुर। तो बिहार के झंझारपुर मधुबनी स्थित मिथिला हाट परिसर में स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन 31 मार्च 2024 को सांसद संजय झा के द्वारा किया गया। हालांकि इस स्वर्णिम मिथिला समिट का उद्घाटन उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के हाथों होना था, किंतु किसी कारणवश वह समारोह में नहीं पहुंच सके। इस दिन समिट में देश और विदेश के विभिन्न भागों में रहने वाले मिथिलांचल के उद्योगपति शामिल हुए, जहां मिथिला क्षेत्र में उद्योग लगाने और रोजगार को बढ़ाने की असीम संभावनाओं पर चर्चा हुई। लंबे समय के संघर्ष के बाद 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया था। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दरभंगा में, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कंपनियों की हिस्सेदारी को बेचकर कितनी राशि अर्जित करी है? 16,500 करोड़। कितना? 16,500 करोड़। हाल में जारी एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी की आंशिक हिस्सेदारी बेचकर लगभग 16,500 करोड़ रुपये 1.98 अरब डॉलर की कमाई जो है करी। कितना? 16,500 करोड़। 16,500 करोड़। निम्नलिखित में से किस राज्य के एक मंदिर का प्रसाद पेंरा और आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक? तो रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। किसको? रिगनाई पचरा को। तो यह त्रिपुरा की है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। त्रिपुरा, हाँ। हाल ही में त्रिपुरा के 2 उत्पाद को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया है। क्या क्या? तो प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर पेंरा और दूसरा क्या है? आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा। तो पेंरा और रिगनाई पचरा दोनों को जीआई टैग मिला है। कहाँ? त्रिपुरा, राजधानी अगरतला में है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। कहाँ? मथुरा के सांझी क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। 24 में विभिन्न उत्पादों को दिया गया जीआई टैग। तो कटक रूपा तरकासी आभूषण जो उड़ीसा का है, बंगलार मंगलम जो बंगाल का है, रतलाम रियावन लहसुन जो रतलाम मध्य प्रदेश का है, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर गुजरात का है, माजुली मुखौटा असम का है, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग्स यह भी असम के, माजुली द्वीप ही असम में है तो माजुली जो भी असम का है, रीसा टेक्सटाइल त्रिपुरा का है जिसको जीआई टैग मिला है। याद, जीआई टैग से क्वेश्चन आता है याद। इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। 10 वर्षों के लिए यह जीआई टैग दिया जाता है। 10 वर्ष के बाद मान्यता खत्म हो जाती है। बिहार को आखिरी बार पिछले साल अप्रैल 2023 में पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग मिला था।
कच्चा तीवु द्वीप खबरों में रहा, यह किस वर्ष इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ था? तो पहले याद करें कि कच्चा तीवु द्वीप है कहाँ, तो यह इस पर विवाद होते रहता है भारत और श्रीलंका के बीच। यह द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? तो कच्चा तीवु द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का कारण है। और इस पर जो समझौता हुआ था वह 1974 में समझौता हुआ था। कब? 1974 में। तो कच्चा तीवु द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच पाक जलमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला है। 1976 तक भारत के अधीन था। साल 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके के साथ 1974-76 के बीच 4 समुद्री सीमाओं समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन्हीं समझौतों के तहत कच्चा तीवु जो द्वीप था उसका स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया गया। हाल में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने द्वीप को लेकर एक आरटीआई आवेदन दिया था, जिसके जवाब सामने आने के बाद सियासी घमासान मच गया है, जिस वजह से खबरों में आया है। पाक जलमरू मध्य तो भारत के तमिलनाडु जो राज्य है और श्रीलंका के बीच उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक जलमरू मध्य है, पाक जलमरू मध्य। तो कहाँ? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और मतलब भारत का जो राज्य है तमिलनाडु उसके और श्रीलंका के जाफना जिले के बीच है यह। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी अवार्ड्स 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया है हार्दिक सिंह को और जोजिमा रोड्रिग्स को। नई दिल्ली में हॉकी अवार्ड्स 2023 का आयोजन किया गया। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को इसमें मिला है। वहीं हॉकी इंडिया बलबीर सिंह पुरस्कार तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह और महिला खिलाड़ी में सलीमा टेटे को मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर PR श्रीजेश को मिला है। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 90वां स्थापना दिवस। RBI का 90वां स्थापना। तो यहाँ पे 90वां आंसर हो जाएगा। भारत की मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1934 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका संचालन 1 अप्रैल 1935 से शुरू हुआ। मुख्यालय कोलकाता में था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। हालांकि वर्तमान में इसके गवर्नर जो है वो 25वें नंबर के हैं और उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास है। वर्ष 1937 में RBI का मुख्यालय जो हुआ कोलकाता से मुंबई चेंज किया गया। हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर RBI की स्थापना हुई थी। ध्यान रहे RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 35 में स्थापना हुआ था। 1949 में 1 जनवरी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी फिक्की महिला संगठन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाली है? तो यह मनीषा कोइराला इसका आंसर होगा। जयश्री दास वर्मा इसका आंसर होगा। उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन के दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे पुराना महिला केंद्रित कारोबारी संगठन है और जयश्री दास वर्मा उद्योग मंडल फिक्की सही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयनित हुई है। सही आंसर जयश्री दास वर्मा उद्योग मंडल फिक्की महिला संगठन की 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है। उनका 40वां अध्यक्ष सुधीर शिव कुमार का उन्होंने 40वें अध्यक्ष जो थे सुधा शिव कुमार उनका स्थान लिया है। इसका सुधा शिव कुमार का दोनों याद रखना चाहिए। 40 और 41। किस देश की मदद से बांग्लादेश में पनडुब्बी यानी सबमरीन बेस बनाया गया है जो हाल ही में खबरों का विषय रहा है? तो चीन की मदद से बांग्लादेश में जो है पनडुब्बी सबमरीन बनाया गया है, खबरों के लिए विषय रहा है। क्यों? चीन की मदद से बांग्लादेश में यूं ही कहें चीन ने बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाया है। चीन ने बांग्लादेश में पनडुब्बी बेस बनाया है जिसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ। इसकी मदद से चीन भारतीय नौसेना की जासूसी कर सकता है। इसका नाम शेख हसीना के नाम पर BNS शेख हसीना रखा गया है। और हाल ही में 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अलकम्बर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के दल को बचाया जिससे समुद्री डाकुओं ने अपहरण किया था। भारतीय जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2019 को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। ध्यान रहे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जो है वह पोर्टल सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना है? तो दुनिया का चौथा। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 8वें और भारत के पहले फुटबॉलर खिलाड़ी बने हैं? तो बने हैं सुनील छेत्री।
किस बैंक ने हाल ही में अवैध ऋण देने वाले ऐप्स के प्रसार से निपटने के लिए बढ़ते साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी स्थापित करने की बात करी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी जो दर निर्धारित किया हुआ क्या है? तो 245 रुपया प्रतिदिन। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का फुल फॉर्म, जो नई मजदूरी दर 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा मजदूरी दर जो है 289 रुपये है। राष्ट्रीय स्तर की जो ओवरऑल है औसत, वह औसत है 289 रुपये। अन्य स्टेट की अलग अलग है, जिसमें 28 रुपये वृद्धि हुई है, यानी राष्ट्रीय औसत 261 थी जो 289 हुई है। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय औसत कितनी है? तो 289 है। राष्ट्रीय औसत में वृद्धि कितनी हुई है? तो 28 रुपये की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो हरियाणा में है 374 रुपया, गोवा में 356 है। और अन्य राज्यों की मजदूरी पूछे तो बिहार झारखंड जो है 245 रुपया है। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 237 रुपया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का भी 237। नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सहरसा जिले के किस जाबाज महिला पहलवान ने 55 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है? कितना में? 55 किलोग्राम में। तो प्रीति कुमारी ने। किसने? प्रीति कुमारी ने 55 किलोग्राम में। कहाँ आयोजित? तो नोएडा में आयोजित नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार के सहरसा की। कहाँ? बिहार के सहरसा की। कौन? प्रीति कुमारी। बिहार के सहरसा की प्रीति कुमारी ने 55 किलोग्राम में जो है कांस्य पदक, कौन? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में नोएडा में इसका आयोजन हुआ था। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ? नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन नोएडा में हुआ, जिसमें खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर सहरसा की जाबाज महिला पहलवान प्रीति कुमारी ने कांस्य पदक जीता और बिहार को गौरवान्वित किया। प्रीति कुमारी बिहार के सहरसा से संबंधित है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने हरियाणा के सुरभि को हराकर कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में बिहार के कुल 5 पदक प्राप्त किए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की वैश्विक निगरानी व मूल्यांकन के लिए किस नाम से एक वैश्विक लैब नेटवर्क को लॉन्च किया है? इसका नाम है, लैब नेटवर्क का नाम है कोविनेट। क्या है? COVINET, कोविनेट है। ध्यान रहे, ऑप्शन गलती ना हो। कोविनेट, कोविलैब, कोविपाथ, कोविकोप। तो बोलेगा कि कोरोना वायरस की निगरानी के लिए किस नाम से लैब लॉन्च किया है? तो बहुत आदमी मार देंगे कोविलैब। क्या मार देंगे? कोविलैब। लैब नेटवर्क है तो कोविलैब, लेकिन गलत आंसर हो जाएगा। इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? कोविनेट। लैब तो पूछ रहा है लेकिन कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क। ऑप्शन को देखने के बाद बहुत आदमी को लैब पे शक जाएगा, लेकिन इसका आंसर होगा कोविनेट। कोविनेट नाम से एक लैब नेटवर्क लॉन्च किया जिसका उद्देश्य SARS-CoV-2 और MERS-CoV कोरोना वायरस का पता लगाना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए वैश्विक क्षमताओं को बढ़ाना है। कोरोना वायरस पहली बार चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में, कहाँ? वुहान में पाया गया था। और WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया। 11 मार्च 2020 को कोरोना वैश्विक महामारी घोषित हुआ। पहली कोविड-19 की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा किया गया था। भारत में जो है कोरोना के टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। हाल ही में इराह जो है, यह इराह क्या है? तो इराह एक प्रकार AI आधारित फिल्म है। क्या? इराह जो है AI आधारित एक फिल्म है। इराह जो है वह पहली भारत की AI आधारित फिल्म है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है और पूछने की संभावना बढ़ गया है, जिसका ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया। भारतीय सिनेमा का इतिहास 1907 में कोलकाता में भारत का पहला सिनेमा हॉल किस शहर में? कोलकाता में स्थापित किया गया, जिसका नाम था चैपलिन सिनेमा या एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस। जिसका नाम क्या था? चैपलिन सिनेमा या एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस। क्या नाम था? चैपलिन सिनेमा या एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस। भारत का पहला सिनेमा हॉल था जो 1907 में कोलकाता, भारत के कोलकाता शहर में स्थापित किया गया था, चैपलिन सिनेमा या एल्फिस्टन पिक्चर पैलेस के नाम से। और भारत की पहली फिल्म 1913 में जो बनकर आई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो एक म्यूट फिल्म थी। और भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो आलम आरा, जो 19 को रहने दीजिए 13 को पलट दीजिए, यानी 31 में। 19 को रहने दीजिए 13 को पलट दीजिए 31 में। तो भारत की पहली मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। ठीक 13 को उलट दीजिए 31 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी।
और पहली भोजपुरी फिल्म तो 1963 में गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बिहार की सबसे पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1930 में छठ मेला। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नाइजर में भारत का नया राजदूत कौन नियुक्त हुआ है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइजर में भारत का नया राजदूत, तो नाइजर में भारत के नए राजदूत किधर है भाई? हाँ, सीताराम मीना। कौन बने हैं? सीताराम मीना, राजस्थान के। सीताराम मीना हाल ही में नाइजर गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब वे निदेशक मंत्रालय में निदेशक है। भारत ने मई 2009 में नाइजर की राजधानी नियामी में अपना दूतावास स्थापित किया है। उसके बाद नाइजर में नवंबर 2011 में नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी पहली नाइजर यात्रा के दौरान जनवरी 2020 में नियामी से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया था। कहाँ? नियामी में। नियामी में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। कहाँ पे? तो नियामी में। कहाँ? नाइजर के नियामी में। नाइजर के नियामी में महात्मा गांधी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय 2020 में ही किया था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया था। पूछने का चांस कम है, पुराना हो चुका है करंट। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह रोम में आयोजित हुआ। कहाँ? इटली की राजधानी है रोम। बताएं कि किसके प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था? तो भारत के प्रस्ताव के तहत। भारत के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में भारत के प्रस्ताव को मानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो बाजरा वर्ष के लिए घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र इस पहल को 70 से अधिक देशों के समर्थन के बाद दिया था। हाल ही में 29 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इटली रोम में स्थित अपने मुख्यालय में तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो है एजेंसी जो है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। तो मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह जो है आयोजित किया। वैश्विक खाद्य और कृषि मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना जो है 1945 में की गई थी। मुख्यालय इटली के रोम में है और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना की स्मृति में ही विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही इस संगठन को स्थापित किया गया था इटली के रोम शहर में। हाल ही में मियामी ओपन पुरुष सिंगल्स 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो यह जानिक सिनर ने। कौन? जानिक सिनर ने। मियामी ओपन हाल ही में कहाँ आयोजित भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति तो कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान में। गगन शक्ति भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन है? गगन शक्ति जो आयोजित हुआ राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास गगन शक्ति आयोजित हुआ। यह भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास था। इस 10 दिवसीय युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 से अधिक वायु सैनिक भाग लेंगे। गगन शक्ति अभ्यास हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। पिछली बार 2018 में आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय वायुसेना ने 2 चरणों के हवाई युद्धाभ्यास के दौरान 11,000 से अधिक उड़ानें भरी थी। हाल ही में किस भारतीय के बिहू, ढोल, जापी और सारथेबाड़ी बेल धातु शिल्प सहित कुल 6 उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला? असम के। असम का ये 6 चीज। तो कौन कौन भारतीय? बिहू नृत्य जानते हैं असम में है। जापी, क्या? जापी और सारथेबाड़ी बेल धातु शिल्प सहित कुल 6 उत्पाद को GI टैग मिला। तो जो असम का है सब, तो असम के किन 6 उत्पादों को GI टैग मिला है? असम बिहू ढोल है, असम जापी है। असम के बिहू ढोल को, असम जापी को, सारथेबाड़ी धातु शिल्प को, पानी मेटका शिल्प को जलकुंभी से निर्मित है, और मिशिंग टाट हथकरघा को, और क्या है? असरी कांडी के उत्कृष्ट टेराकोटा को। तो इन 6 चीज़ों को GI टैग मिला है। असम बिहू ढोल को, असम जापी को, सारथेबाड़ी धातु शिल्प को, और पानी मेटेक्का शिल्प को जो जलकुंभी से बनता है, और मिशिंग टाट को, साथ में असरी कांडी के उत्कृष्ट टेरिकोटा को। IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता हासिल कर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने।
तो थाईलैंड में आयोजन था इसका IWF विश्व कप में, जिसमें मीराबाई चानू सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता को हासिल किया। और साथ में मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई हो गई। 24 ओलंपिक कहाँ आयोजन है? पेरिस। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक हासिल की थी। वह कर्णम मल्लेश्वरी के बाद भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी थी। कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू। सिडनी 2000 में ओलंपिक खेलों में कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। जूडिथ सुमिनवा तलुका हाल ही में किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह कांगो की बनी है। जूडिथ सुमिनवा, कौन? जूडिथ सुमिनवा तुलुका कहाँ की बनी है? कांगो की। अभी जस्ट कुछ दिन पहले बनी, 1 अप्रैल 2024 को जूडिथ सुमिनवा तुलुका हाल ही में कहाँ की? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पहली है इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्हें कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेसिकेदी ने उन्हें नियुक्त किया। संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में संयुक्त रूप से भारत के साथ काम करने के लिए किस देश ने सहमति जताई है? तो नेपाल ने। किस क्षेत्र में? सांस्कृतिक अनुसंधान और शिक्षा, इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से भारत के साथ नेपाल ने। हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जननायक को किस उपाधि से? जननायक उपाधि से भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिला है? तो बता दें आपको 5 बिहारी को मिला है। इन्हें 49वें नंबर का जो भारत रत्न मेडल मिला है कर्पूरी ठाकुर को। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। 53 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया था। बिहार के 5 महान हस्तियों का नाम अभी तक शामिल है, जिसमें बिहार विभूति विधान चंद्र राय 1961 में मिला था। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 62 में, संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को 1998 में, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल में 2024 में मिला है। तो यह हाल ही में भारत के 5 महान, अभी वर्तमान में भारत के 5 लोगों को इस साल दिया गया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर 49वें नंबर के है, लाल कृष्ण आडवाणी 50वें, पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह 91, PV नरसिम्हा राव 52 और MS स्वामीनाथन 53। वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक है, इन्हें मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक नानाजी देशमुख के बाद सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता बने हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। सबसे पहले यह सम्मान भारत के स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान पहले गवर्नर जनरल C राजगोपालचारी और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया था। इससे पहले वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। पाटलिपुत्र खेल परिसर में पटना 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबला में किस राज्य की टीम ने जीता है? हरियाणा। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता, जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही। बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में 1 अंक से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गया। कबड्डी जो है बिहार का राजकीय खेल है और 1929 से फरवरी 2024 तक आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला महाविद्यालय जो दरभंगा है, इस महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115 स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हालिया जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगासी का नाम है इसमें। कौन? अर्जुन एरिगासी। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हालिया जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? मैक्सन कार्लसन। कौन है? मैक्सन कार्लसन। दूसरे स्थान पे है अमेरिका के फैबियानो कारुआना। और भारत के जो अर्जुन एरिगासी है वह अर्जुन एरिगासी 9वें स्थान पे। भारत के अर्जुन एरिगासी 9वें स्थान पे, उन्हें भारत में पहला स्थान मिला है। इस रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद अब 2751 के रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं वर्ष 1987 में विश्वनाथ आनंद चेन्नई में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। भारतीय ग्रैंड मास्टर की सूची तो जो है वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु की है 84 में ग्रैंड मास्टर, आदित्य सामंत महाराष्ट्र के 83 में। किस टीम ने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने खो खो में।
पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग दोनों में जो है महाराष्ट्र विजेता रहा। खो खो में कौन विजेता रहा? महाराष्ट्र। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने? प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो जो है इसमें प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा बंदरगाह भारत के शीर्ष बंदरगाहों के रूप में उभरा है? तो पारादीप बंदरगाह। पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पारादीप पोर्ट अथॉरिटी जो है वह 145.38 MMT कार्गो प्रबंधन की रिकॉर्ड उपलब्धि हासिल करी है। इसके साथ ही यह दीनदयाल पोर्ट कांडला को पीछे छोड़ सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने के मामले में पहले स्थान में पहुंच गया है। पारादीप बंदरगाह जो है वह भारत के ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है। 12 मार्च 1966 से परिचालन में है। आधारशिला इसकी कौन रखे थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 3 जनवरी 1962 को रखी गई थी। बिहार के सारण जिले में कल्लू घाटी सोनपुर पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। इस बंदरगाह के बनने से बिहार में रोजगार बढ़ेगा, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम और सस्ता होगा। BSF किसके द्वारा BSF प्रहरी 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन जो है वह लॉन्च किया गया? तो अजय कुमार भल्ला। किसके द्वारा? अजय कुमार भल्ला द्वारा। सीमा सुरक्षा बल BSF के प्रहरियों की सशस्त्र निपुणता के साथ उनकी कला की अलग अलग विधाओं को दर्शाने के लिए कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली में। उद्घाटन केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के द्वारा किया गया। इसी अवसर पर उन्होंने BSF की प्रहरी 2.0 ऐप को लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देश में आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल है? तो शेंगेन क्षेत्र में शामिल है यूरोप के बुल्गारिया और रोमानिया दोनों। बुल्गारिया और रोमानिया आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल है। शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने के लिए पिछले साल 2023 में एक समझौते हुए थे। तो ये समझौता हवाई और समुद्री मार्ग के मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है, किंतु ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण यहाँ भूमि सीमा जांच जारी रहेगी। शेंगेन क्षेत्र की स्थापना का गठन 1985 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जिया गोस्पिनोव बुल्गारिया की जो टाइम शेल्टर के लिए जीती थी। अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। 22 का नहीं पूछेगा। हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो शेफाली B शरण। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी श्रेणी ने स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 हासिल किया है। कौन? तो REC लिमिटेड ने हासिल किया है। REC मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है और हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन संगठनों संस्थाओं को मान्यता देता है जो पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रथाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। REC लिमिटेड की स्थापना 1969 में थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो मिस्र के। तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 2023 में राजकीय यात्रा पर भारत भी आए थे। यह उनका भारत में दूसरा राजकीय यात्रा था। इस दौरान वे 74वें गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल भी हुए थे। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में जो मनाया गया, इसमें अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन, कौन? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि के तौर पर रहे थे 2024 वाले में, 75वां जो मना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 15 उत्पाद को GI टैग दिया। बताया उत्तर प्रदेश के पास कुल कितने उत्तर प्रदेश के पास GI टैग वाले प्राप्त वाले उत्पाद हैं? तो इसके पास अब 69 उत्पाद हो गए हैं GI टैग। अभी हाल में 15 उत्पादों को इसने GI टैग दिया है। तमिलनाडु के पास 58 उत्पाद को पीछे छोड़ते हुए यूपी जो है 69 GI टैग उत्पादन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 15 जिन उत्पादों को GI टैग मिला है उसमें क्या क्या है? तो बनारस का ठंडई है, यानी कि एक ताज़ा दूध आधारित पेय पदार्थ है। बनारस का तबला है, बनारस की शहनाई है, बनारस लाल भारवी मिर्च है,
उसके बाद चिरईगाँव करौंदा है, बनारस लाल पेड़ा है, बनारस मुरल पेंटिंग है और जौनपुरी इमरती जो एक मीठा व्यंजन जिलेबी टाइप का होता है वो है। साथ में मथुरा झांसी शिल्प है, एक पारंपरिक कला, बुंदेलखंड कठिया गेहूं की किस्म है, पीलीभीत बांसुरी एक प्रकार की बांसुरी है, संभल ब्रून क्राफ्ट, चित्रकूट लकड़ी एवं शिल्प के खिलौने, मंजू शिल्प और रामपुर पैचवर्क, इन 15 को जीआई टैग मिला है। हाल ही में बरबरा यश 97 वर्ष की आयु में चल निकले हैं, हॉलीवुड अभिनेत्री थी बरबरा यश। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि मंजूर करी है? 3012.85 करोड़, 3012.85 करोड़ या 3012 करोड़ 85 लाख, बात बराबर। निम्नलिखित में से कहाँ बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ज्ञान भवन पटना में। कहाँ? सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ज्ञान भवन पटना में। याद रहे ज्ञान भवन पटना में। किसका? दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ। बिहार संग्रहालय कला और संस्कृति युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति की स्थापना 2005 में हुई थी। सोसा की स्थापना। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? वसंत सिंह। बिहार संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई थी। इसका वर्तमान महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह है। बिहार में G20 सदस्य देशों के समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं? बताया कि वे कब तक भारत के प्रधानमंत्री थे? तो वे भारत के प्रधानमंत्री जो थे 2004 से 2014 तक रहे थे। 3 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री 13 में मनमोहन सिंह 33 साल बाद राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। वर्ष 1991 में पहली बार वो असम तथा छठी और आखिरी बार 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक वे 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ हुआ था। वे एक अर्थशास्त्री थे, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1982 से 85 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में वे कार्य किए थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वे वित्त मंत्री भी थे। राज्यसभा में आधिकारिक तौर पर अधिकाधिक 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित मनोनीत करते हैं। राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा प्रणाली शुरू किया है? तो जापान ने। ई वीज़ा प्रणाली किसने भारतीय पर्यटकों के लिए शुरू किया है? तो जापान ने। किसने? जापान ने शुरू किया है। यह अल्पकालिक वीज़ा प्रणाली जापान अधिकतम 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। जापान वास्तुकार रिके यामामोटो को पृथ्वीगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया था। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.6%। पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। 24-25 में भारत के लिए जीडीपी का विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है, जबकि विश्व बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की विकास दर 7.5% रहने का अनुमान लगाया था। विश्व बैंक के अनुसार भारत मजबूत विकास दर की वजह से अगले 2 सालों तक दक्षिण एशिया के सबसे तेज गति से विकास करेगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में 7% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। वर्तमान में इसके 14वें अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अब भारतीय मूल के अजय बंगा। हाल ही में भारत के कुल कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? 60। 15 को तो गुजरात यूपी का है। 60 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग सम्मानित किया गया है। पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उत्पादों को जीआई टैग मिला है।
उत्तर प्रदेश के 15, त्रिपुरा के 2, असम के 19 और मेघालय के 3 उत्पाद इसमें शामिल हैं। जीआई टैग का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। किसी वस्तु या उत्पाद को जीआई टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद किसी उत्पाद की इंटरनेशनल मार्केटिंग आसान हो जाती है। बिहार को आखिरी बार पिछले साल अप्रैल 2023 में पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कोटा हाल ही में असम के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। बताया कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है? बिहार के मुख्य सचिव है ब्रजेश मेहरोत्रा। 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रवि कोटा हाल ही में असम के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। उन्होंने पवन कुमार बोर ठाकुर का स्थान लिया। हाल में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए। इससे पहले उस स्थान पर अमीर सुबहानी थे। किस देश के नौसेना ने प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड भारत की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए? तो यह ऑस्ट्रेलिया के है। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख, ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल मार्क हैमंड जो है भारत के यात्रा पर 5 दिवसीय यात्रा पर आए थे। तो इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य रणनीतिक सहयोग को बेहतर बनाना है, जिसमें मुख्य ऑपरेशनल सहयोग, प्रशिक्षण आदान प्रदान, सूचना साझाकरण इत्यादि है। भारतीय सेना जो है थल सेना के मनोज पांडे, वायुसेना विवेक राम चौधरी, नौसेना आर हरिकुमार ये हट गए हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी को लॉन्च किया है। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी बॉम्बे, जिसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किया था। भारत की पहली सीआरटी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में किसी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक वाहन एक फास्टैग मानदंड लागू किया गया। तो यह लागू किया गया था 1 अप्रैल 2024 को ही लागू किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1 अप्रैल 2024 को एक वाहन एक फास्टैग मानदंड को जो है लागू किया है। एक वाहन एक फास्टैग। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए सिंगल फास्टैग इस्तेमाल कर एक विशेष वाहन से ई फास्टैग को जोड़ने से रोकना है। हाल ही में 3 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने सेना चिकित्सा कोर को कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 260वां स्थापना दिवस सेना चिकित्सा कोर की। इस सेना चिकित्सा कोर की स्थापना 1764 ईस्वी में ही हो गई थी, इसलिए इसका 260वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में जर्मनी ने कैनाबिस के उपयोग को वैध किया है। बताया कि यह क्या है? तो यह भांग है। कैनाबिस क्या है? यह भांग है, भांग। तो जर्मनी ने कैनाबिस यानी भांग के उपयोग को जो है वैध घोषित किया है। क्या? वैध घोषित कर दिया है। बेगूसराय में आयोजित 15वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने जीता? तो इस दिल्ली को हराकर शायद हरियाणा नहीं, बिहार ने जीता था। सॉरी, हाँ, दिल्ली को हराकर बिहार ने ही जीता था। 52वां नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने? तो बिहार ने ही जीता था। यह जो है बरौनी बेगूसराय बिहार में 52वें नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसका खिताबी मुकाबला 4 अप्रैल 2024 को बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया। और इस मुकाबले में जो है बिहार ने दिल्ली को हराकर 38-34 से इसने खिताब जीता था। बिहार झारखंड को 36-27 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। प्रतियोगिता में बिहार की टीम के कप्तान कुणाल कुमार थे। 8 गोल करने वाले बिहार टीम के नीतीश राज को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। बिहार के राजकीय खेल कबड्डी और वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता। बिहार की किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है? शरद विवेक सागर को। कहाँ के है ये? सिवान के जीरादेई के हैं, जहाँ के राजेंद्र प्रसाद है।
वहीं के सर विवेक कुमार सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2024 के यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है। शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के यंग ग्लोबल लीडर चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा और उन्हें सामाजिक उद्यम क्षेत्र में चुना गया है। इसके अतिरिक्त जो है वह कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को, ये सबको है। खबरों में रहा KSTR किस देश का कृत्रिम सूर्य है जिसके वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को प्राप्त किया है, तो यह दक्षिण कोरिया का है। KSTR किस देश का कृत्रिम सूर्य है, तो दक्षिण कोरिया का। कस्तार किसका है, दक्षिण कोरिया का सूर्य है जिसे 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त किया है। दुनिया में कई देश जो है जैसे चीन, अमेरिका और फ्रांस आदि वर्तमान में कृत्रिम सूर्य बनाने पर काम कर रहे हैं, जो भविष्य में ऊर्जा प्रौद्योगिकी की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामैक एडवांस रिसर्च यानी कि KSTR डिवाइस बनाया, जो एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य है। और यह जो है वैज्ञानिकों ने इस कृत्रिम सूर्य से 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह तापमान सूर्य के कोर से 7 गुना अधिक है। इस तापमान में परमाणु संलयन प्रयोग के दौरान पैदा किया गया था। साउथ कोरिया के इससे पहले 2021 में 30 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। 2026 तक 300 सेकंड तक तापमान मेंटेन करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। RBI ने हाल में 5 अप्रैल 2024 को रेपो रेट में कितना दर बरकरार रखा है, तो 6.5% बरकरार रखा है। इसको एक बार लास्ट में देखेंगे सितंबर में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंक जब अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है तो वह भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है। यानी कि जो भी बैंक है जब वह RBI से लोन लेती है तो वही उसका रेपो रेट कहलाता है। यानी RBI जिस रेट पर अपने क्षेत्रीय बैंक को कर्ज देती है, जिस रेट पे वही जिस ब्याज दर पे वही ब्याज दर जो है वह रेपो रेट कहलाता है। इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उसने ब्याज वसूला करता है वही रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? बैंक के पास जब दिन भर में कामकाज के बाद बड़ी रकम बच जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देती है और रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है वही रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। यानी RBI किसी बैंक को पैसा दिया तो उस पर जो उस बैंक से RBI ब्याज लेगा वह रेपो रेट हुआ। और RBI खुद किसी बैंक से पैसा लिया और जब पैसा लिया तो वह दूसरे बैंक को जो उस पैसे के बदले ब्याज देगा वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। क्या है कि RBI जो पैसा देती है वह अधिक इंटरेस्ट रेट पर देती है और लेती है कम इंटरेस्ट रेट पर। कम इंटरेस्ट रेट पर वो ले लेती है और अधिक पर दे देती है, वही उसका मुनाफा। अप्रैल 2024 में किस विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की है? तो यह केरल विश्वविद्यालय के, कहाँ के? केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने गुजरात में खोजा है। गुजरात के कच्छ जिले में खुटिया गांव के पास 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो 5200 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की बस्ती है। इससे पहले केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने 2019 में गुजरात में जूना खुटिया में प्रारंभिक हड़प्पा कब्रिस्तान की खोज की गई, जो एक सफल अभियान चलाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक गुजरात के भाल क्षेत्र में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल अपने गोद यानी डॉकयार्ड गोदीबारा के लिए प्रसिद्ध था। बाकी गुजरात में इस युग के 200 से अधिक स्थल के साक्ष्य मिले हैं, जो मुख्य रूप से गुजरात के 3 प्रमुख हड़प्पा स्थलों लोथल, सुरकोटदा और धौलवीरा के पास। हड़प्पा से संबंधित अतिरिक्त जानकारी, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1842 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। हालांकि आधिकारिक तौर पर दयाराम सनी ने 1921 में इसकी खुदाई करवाई थी। खुदाई के जो पश्चात हड़प्पा से कई ऐसी चीज़ें मिले जिन्हें हिंदू धर्म से जोड़ा जा सकता है, जिसमें पुरोहित की एक मूर्ति, बैल, नंदी, मातृदेवी, बैलगाड़ी और शिवलिंग आदि की मूर्ति। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहली बार कपास का उपजाने का श्रेय हड़प्पावासी को ही जाता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरों की सर्वोत्तम कलाकृतियों का दर्जा प्राप्त है। हड़प्पा जो है हड़प्पावासी मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की नगर जो है टीले दक्षिणी भाग में कब्रिस्तान प्राप्त होती है। हड़प्पा से 2 प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, जिन्हें कब्रिस्तान H और कब्रिस्तान R37 कहा गया है।
नाटो का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किसका? नाटो का। नाटो में कितने सदस्य देश अभी शामिल है? तो नाटो में 32 गो देश शामिल है। इसने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। तो नाटो जो है 75वां स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाया है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसमें 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना की थी। नाटो की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। 12 तब इसके संस्थापक सदस्य देश थे। नाटो का जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसके जो सेक्रेटरी जनरल है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है अभी वर्तमान में। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों में एक सूत्र में संगठित करना और आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना है। नाटो मार्च 2024 में स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बना था और 33वां नाटो जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 2023 तक विनियस लिथुआनिया में आयोजित किया गया था। 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित होगा और 2023 में जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जापान पहली बार 2023 में भाग लिया था। अभी 24 का नाटो शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में डीसी में होने को है। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस एक वार्षिक उत्सव के रूप में 5 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उन बहादुर लोगों को सम्मानित करना है जो महीनों तक समुद्र में रहकर भारत के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह दिवस पहली बार 1964 में मनाई गई थी। थीम था भविष्य में नेगेटिव करना, सुरक्षा पहले। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने माई CGHS नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माई CGHS नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। फिलहाल यह iOS यूजर के लिए उपलब्ध है। इस ऐप को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य योजना के लिए लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड सूचना और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारत सरकार द्वारा कुछ लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप तो माई गवर्नमेंट ऐप 26 जुलाई 2014। डिजिटल सब नहीं पूछेगा, पुराना है। आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 को और कोविन ऐप 16 जनवरी 2021 को। किस राज्य में अवस्थित मोपा हवाई अड्डा हाल ही में डिजी यात्रा प्रणाली को शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बना है? तो मोपा हवाई अड्डा गोवा का है। मोपा हवाई अड्डा गोवा, ध्यान रहे। डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है जो हवाई अड्डा यात्रियों को अनुभव के लिए अधिक सहज और सुविधाजनक बनाता है। हाल ही में इसकी शुरुआत गोवा में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा में की गई थी। डिजी यात्रा सेवा को शुरू करने वाला भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी इस सेवा को चालू ऑलरेडी कर चुका है। हाल ही में उड़ीसा के तट पर DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो अग्नि प्राइम। भारतीय एरोस्पेस ने दुनिया की बड़ी सफलता हासिल की और 3 अप्रैल 2024 को नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यह अग्नि प्राइम जो है जिसकी रेंज 1200 से 2000 किलोमीटर के बीच है। यह मिसाइल अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल 1500 से 3000 किलो तक हथियार ले जा सकती है। इसका वजन करीब 11000 किलोग्राम है। अगली मिसाइल सीरीज की सबसे नई और छठी मिसाइल है। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है वह विकसित की गई है। भारत के 60 उत्पाद को GI टैग मिला है। बताया कि कठिया गेहूं को किस राज्य से संबंधित GI टैग मिला है? तो कठिया गेहूं 7 उत्पाद में उत्तर प्रदेश का है। भारत के जिन 60 उत्पाद को GI टैग मिला है उसमें यूपी के 15 उत्पाद शामिल है। बुंदेलखंड क्षेत्र की कठिया गेहूं भी इसमें शामिल है और भौगोलिक संकेत मिला है। 2022 में GI टैग के लिए आवेदन किया गया था इसके लिए। हाल में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हरियाणा से। चिराग योजना की शुरुआत जो है वह हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा किया गया था। यह योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 4 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निजी स्कूलों से निःशुल्क स्थानांतरित किए गए प्रावधान किया गया है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। गेल जीता है 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार। तो पूछ रहा है कि 14वां जो है पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण कंपनी निगम लिमिटेड ने जीता था? तो बिहार का था। कौन था? गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में 15वां जो है वह CIDC पुरस्कार जो है जीता है। उससे पहले गेल लिमिटेड ने यह पुरस्कार बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य परियोजनाओं के लिए उपलब्धि पुरस्कार श्रेणी में इसको मिला है।
उससे पहले बिहार को किस लिए मिला था, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है बिहार पटना में, इस पटना के अशोक राजपथ में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। तो सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन को भी यहीं स्थापित किया था। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अनौपचारिक स्थापना हुई थी। अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अप्रैल 2023 में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से पत्नी का पैसे मांगना व दहेज की श्रेणी में नहीं आएगा। यह फैसला अभी पटना हाईकोर्ट ने हाल में सुनाया है। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यह लेह लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव पर्यटन जो है वह आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य संगीत, खरीदारी और खेल नृत्य के माध्यम से खुबानी खेल में स्थानीय परंपरा बाहरी लोगों के साथ साझा करना है। खुबानी एक गुठलीदार फल है जो भारत में जम्मू कश्मीर में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में उगाई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा खुबानी तुर्की में उगाई जाती है। लद्दाख के कुछ अन्य उत्सव या त्यौहार तो हेमिस, लोसर और ममनी। तो हेमिस मठ के नाम पर एक वार्षिक उत्सव होता है, तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोसर क्यों मनाया जाता है, तो तिब्बती नव वर्ष के रूप में लोसर महोत्सव मनाया जाता है। वहीं ममनी तो जातीय खाद्य उत्सव के रूप में ममनी मनाया जाता है। लेह जो है भारत का सबसे ऊंचा स्थित फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई 11,000 फीट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र भारोत्तोलक बनी है, तो मीराबाई चानू। यह कैसे बनी, तो थाईलैंड में आयोजित IWF विश्व में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर अपनी स्थान हासिल की। इस उपलब्धि के साथ वो पेरिस ओलंपिक 24 के लिए क्वालिफाई कर गई। हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथा राब्ता नामक एक वेबसाइट को लॉन्च किया पंजाब ने। बूथा राब्ता चुनाव संबंधी जानकारी के लिए पंजाब ने इसको लॉन्च किया था। बूथा राब्ता चुनाव जानकारी से संबंधित एक वेबसाइट है जो पंजाब के मालेर कोटला जिले का एक पहल है। इसका मूल उद्देश्य लोगों को चुनावी संबंधी जानकारी प्रदान करना है। यह चुनाव आयोग ने पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान हेतु बढ़ाने में शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा वोट देश के लिए अभियान आयोजित किया था। 18वीं लोकसभा चुनाव 7 चरण में 19 अप्रैल से 1 जून तक हुई। 4 जून को रिजल्ट आया। निम्नलिखित में 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया संयुक्त अरब अमीरात UAE में। क्या विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 24 का आयोजन UAE की राजधानी अबू धाबी में किया गया। 16वां संस्करण था इसका। हाल ही में कहाँ 1 से 2 अप्रैल 2024 तक तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ हुआ, लक्षद्वीप समूह पर सागर कवच का आयोजन हुआ। भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास हाल ही में 1 से 2 अप्रैल तक लक्षद्वीप पर आयोजित किया गया और समुद्र से असीमित खतरों से निपटने के लिए तटीय सुरक्षा तंत्र प्रभावशीलता को मान्य करना है। हाल ही में 7 अप्रैल 2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इसकी निर्धारित विषय क्या थी, तो इसका थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। कब मनाया गया, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य के स्तर पर ऊंचा करना है। 2024 का थीम था मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस के हिस्से के रूप में यह दिवस मनाया गया। 76वीं स्थापना दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को WHO का। WHO ने हाल ही में कोविनेट नामक एक नया लैब नेटवर्क लॉन्च किया। अभी हमने ऊपर इसकी चर्चा करी, जिसका उद्देश्य SARS-CoV-2 और MERS-CoV आदि कोरोना वायरस का पता लगाने और निगरानी के मूल्यांकन के लिए वैश्विक क्षमताओं को बढ़ाना है। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 24 की मेजबानी से इनकार कर दिया, सिंगापुर ने। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले में किस देश में पाई गई, तो यह पाया गया है डोपिंग सबसे ज़्यादा भारत में। डोप टेस्ट जो होता है एथलीट और खिलाड़ियों के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों से है, जो खेल में अवैध रूप से खेल में ले लेते हैं, जो अवैध रूप से इसका पता लगाया जाता है, अवैध रूप से खेल में इसका सेवन कर लेते हैं।
नशीला पदार्थ। किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो यह किया है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने। हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो बक्सर। बक्सर जो है 100 में से 76.61 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इनसे मिलिए कार्यक्रम जो है 9 अप्रैल 2024 को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी विकास के लिए जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके अलावा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स नीतीश नामक डिवाइस को भी लॉन्च किया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यह डिवाइस किसानों और जनता के समय अलर्ट जारी करने के लिए किया गया है। किनके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पूछने की संभावना है। सैम पित्रोदा की पुस्तक का नाम क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत में पिछले छोर रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल, यानी भारत को पीछे छोड़, हाल आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश भारत को पीछे छोड़ रूस से सर्वाधिक कच्चा तेल जो है आयात कर रहा है? तो यह चीन। कौन है? चीन जो है भारत को पीछे छोड़ दिया और यह रूस से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का जो है वह आयात कर रहा है। तो रहने देते हैं, इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें इसको ख़त्म कर देंगे।